बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पोर्टफोलियो की टाइप्स पढ़ी थी कि पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो को शोकेस किस तरह किया जाता है और पोर्टफोलियो को मैनेज किस तरह किया जाता है। मैंने आप लोगों के सामने पोर्टफोलियो को एक्सप्लेन किया कि पोर्टफोलियो आप लोग बना कैसे सकते हैं। ठीक है। एक न्यूबी जो है वो किस तरह से बना सकता है। ठीक है ना। मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया था कि एक न्यूबी बंदा जो जिसका कोई पोर्टफोलियो नहीं है वो किस तरह से बना सकता है। ये मैंने उसके बारे में आप लोगों को सामने लिखा था। मैंने कहा था कि चंद एक तरीके होते हैं। देखिए, आप बस ये समझे कि आप एक जगह पर स्टक है। ठीक है। अब आपने जो है ना वो पोर्टफोलियो बनाना ही बनाना है। अब उसके लिए आप कौन कौन से तरीके यूज करेंगे वो आपने उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है। ठीक है। सबसे पहला तरीका मैंने कहा था कि ये हो सकता है कि आप लोग किसी बंदे को वो जानने वाला आपके रिलेशन में हो, आपको आपके कोई कजन्स में कोई बिजनेस, कोई फैमिली के अंदर कोई बंदा जो बिजनेस कर रहा है, वो सब के सब लोग जो कारोबार में इन्वॉल्व हैं, आप उनको अपनी सर्विसेज फ्री ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। आप फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनानी है किसी ने, आप वेबसाइट के उससे पैसे ले लें, जो सॉरी डोमेन होस्टिंग के पैसे, वो 10,000 रुपए की 12,000 की डोमेन होस्टिंग आ जाती है। अपनी सर्विसेज उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें, उसको बताएं कि भाई लाख रुपए में ये 70,000 में 80,000 में एक वेबसाइट तैयार होती है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो वेबसाइट जो है वो तैयार करके दे रहा हूँ। उससे क्या होगा, उससे एक तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एक आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, और एक ये भी हो सकता है कि वो आपका पहला क्लाइंट भी बन जाए। ठीक है। इस तरह मैंने आपको कहा था इंटर्नशिप ढूंढ लें, अगर ये नहीं कर सकते तो इंटर्नशिप ढूंढ लें, वो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। अगर इंटर्नशिप भी नहीं कर सकते फिर आप लोग प्रैक्टिस कर लें। एज्यूम प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे आपके सर ने कोई असाइनमेंट दिया आपको, वो आपका एक एज्यूम प्रोजेक्ट है, आप उसको चल यूज कर लें। ठीक है। कोई आप जो है वो आप सोच लें जहन में कि फॉर एग्जांपल मैं जो है ना वो कंटेंट राइटिंग अगर करनी है तो किसी टॉपिक पे कंटेंट राइटिंग कर लें। ठीक है ना, एज्यूम करके, तो वो आपका वो भी पोर्टफोलियो बन जाएगा। ठीक है। या फिर आप किसी से बोरो कर लें, मांग लें। ठीक है ना, उस किसी को कहें यार तुम्हारे पास तुमने ये काम किया हुआ है, ये मेरे साथ शेयर कर दो, मैं जो है ना वो तुम्हें प्रोजेक्ट पकड़ दूंगा, जो मेरे पास प्रोजेक्ट आएगा वो हम दोनों शेयर कर लेंगे। ठीक है। तो किसी और का पोर्टफोलियो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप उसके साथ पार्टनरशिप कर लें तो वो ज्यादा बेहतर चीज है। वो भी आपको खुशी खुशी अपना पोर्टफोलियो शेयर करता है कि उससे कहीं यार जो प्रोजेक्ट आएगा हम लोग 50-50% कर लेंगे, और इनिशियल डेज के लिए आपके लिए वो ऐसा पोर्टफोलियो यूज हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने ऊपर एक चीज और लिखी कि 2 से 3 पोर्टफोलियोज इनफ है। ये नहीं करना है कि आपने ढेर लगा देना है, 2 पोर्टफोलियो मोर देन इनफ। ठीक है। पोर्टफोलियो शो कैसे करना है, पोर्टफोलियो अपने जो क्लाइंट हैं उसको सेंड कैसे करना है, उसके लिए आप जो है वो कोई स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको इसको पीडीएफ में बना के, मैंने कल पीडीएफ बनाना सिखाई थी, पीडीएफ में इस तरह से उसको कन्वर्ट करके आप अच्छे तरीके से शोकेस कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर उस केस स्टडी को शोकेस कर सकते हैं। वो भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दिखा दिया। ठीक है, हो गया गॉट इट। अच्छा, आप चलते हैं आगे। आपने जब भी पोर्टफोलियो शोकेस करना है ना, एक चीज आपने याद रखनी है, एंड दैट थिंग इज पॉलिटिकल टेक्निक। पॉलिटिकल टेक्निक क्या है कि 10 रुपए की चीज है, काम किया आपने 10 रुपए का, और आप शो करवा रहे हैं उसको कितने का, 10,000 का। समझाई? आपने छोटे से छोटा काम भी किया, लेकिन आपका उसको बताने का जो तरीका है वो मैटर करता है। जैसे लास्ट क्लास के साइड पे केस स्टडी दिखाई थी। ठीक है। अगर आपने एक वेबसाइट बनाई, फॉर एग्जांपल आपने सिंपल सी वेबसाइट बना ली, ये अगर एक वेबसाइट है और आपने, मैं इसको केस स्टडी अगर आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये, अब एक बंदे के लिए आपने वेबसाइट बनाई और उस पर ऐड चलाई। अब एक तो सिंपल है कि आप उस वेबसाइट का लिंक शेयर कर दो, एक ये है कि आप पूरा प्रोसेस गाइड करो, आप स्टोरी लाइन डेवलप करो, आप बताओ कि जनाब ये ब्रांड का नाम था, ये जो है वो उसका ओवरव्यू है, वो कंपनी काम क्या करती है, ये उसका पेन पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये चैलेंजेस हैं, सारा के सारा कुछ इन डिटेल आपने क्लाइंट के साथ शेयर करें। जब ये सारा कुछ आप इन डिटेल क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे तो उसका उसको भी लगेगा कि यार आप एक बड़े जो है ना वो हाई फाई काम करने वाले बंदे हैं, कुछ छोटा मोटा नहीं आप काम करते हैं, आप बड़ा जैसे कहते हैं कैलकुलेटेड और अच्छे लेवल का काम करते हैं। गॉट इट? तो ये बेसिकली शो करता है कि आपने बनाई तो वेबसाइट या आपने सिर्फ एक ऐड चलाई, लेकिन उसको जब शो कर रहे हैं, जब क्लाइंट को अगले नेक्स्ट क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं,
तो आपने उसकी एक हाइप क्रिएट कर दिया, आपने बताया कि मैंने इसको इस तरह से किया, मैंने इसको इस तरह से किया, मैंने इसमें ये चीज़ ऐड की, मैंने इसमें ये चीज़ ऐड की। तो ये बेसिकली कहलाती है पॉलिटिकल टेक्निक, जैसे सियासतदान हमारे करते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, और आप उसके ना एक वेबसाइट के नॉर्मली 4 से 5 पेजेस होते हैं, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल, एक पेज हो गया आपका होम का, ठीक है, एक हो गया आपका अबाउट का, एक हो जाता आपकी सर्विसेज का, और एक हो जाता आपके पोर्टफोलियो का, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट का भी आप इसमें ऐड कर लें, ठीक है। ये बेसिकली आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता है अगर आप अपनी वेबसाइट पे पोर्टफोलियो को शोकेस कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताए, पॉलिटिकल टेक्निक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसी पे उसको जरा गौर से सुनिएगा। मैं एक क्लाइंट को कहता हूँ कि हियर इज माय पोर्टफोलियो, प्लीज चेक इट आउट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा क्या जी, न्यूयॉर्क रियल एस्टेट डॉट कॉम, ठीक है जी। मैंने कह दिया हियर इज माय पोर्टफोलियो, प्लीज चेक इट आउट। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि हियर इज माय पोर्टफोलियो, प्लीज चेक इट आउट, ये क्लाइंट को मैंने अपना पोर्टफोलियो बेचा, मैंने एक रियल एस्टेट की वेबसाइट बनाई और मैंने भेज दिया। मुझे बताएं अगर ये पॉलिटिकली करेक्ट है? वैसे तो ये सेंटेंस ठीक है, हर लिहाज से ठीक है। नॉर्मली फ्रीलांसर जब सेंड करते हैं वो इसी तरह से सेंड करते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या ये जो ऊपर मैंने कहा पॉलिटिकल टेक्निक, क्या ये पॉलिटिकल टेक्निक यूज कोई नजर आ रही है इसमें आपको या नहीं? नहीं, एग्जैक्टली exactly. अब मैं इसको पॉलिटिकली बना के लिखता हूँ, आई हैव क्रिएटेड many websites, but the best one is there would have got local. I have recently developed a real estate website for you. बात सेम है, अगर इसका मीनिंग देखा जाए सेम है, लेकिन उसको तरीके से है कि मैंने बहुत सी वेबसाइट बनाई है। मेरी जो रीसेंट वेबसाइट है जो रिसेंटली मैंने डेवलप की है यूएस की रियल एस्टेट मार्केट के लिए, प्लीज हैव अ लुक फॉर अ रियल्टर, ये जो भी लिखना है अभी तुम्हारे इसको एक वो डिटेल, अभी मैंने इसको बरल वैसे लिख दिया ना, लेकिन इसको और मजीद इंप्रूव भी किया जा सकता है। बट जस्ट हैव अ लुक, दोनों बातों को पढ़ने में इम्पैक्ट ही बदल जाता है। बात समझ आ रही है? बैकग्राउंड पे एक ही चीज है। तो ये जो सेल्स की टेक्निक है ना, ये आप लोग इसको समझें, क्योंकि जब एक क्लाइंट आपसे बात कर रहा है ना, आपको लग रहा है सिर्फ वो आपसे बात कर रहा है, वो सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा, उसके पास पीछे पूरी लिस्ट है। हो सकता है वो इन कॉन्टेक्ट हो 3 फ्रीलांसर से, 4 फ्रीलांसर से, अब वो 3-4 फ्रीलांसर से बात कर रहा है जिसमें वो आपसे भी, आप भी उनमें से एक है, लेकिन आपकी बात करने के स्टाइल में डिफरेंस है, आपकी बात करने के स्टाइल में प्रॉपर सेल्समैन अप्रोच है, तो आपकी बात का इम्पैक्ट ही और तरह से होगा। गॉट इट? तो दिस इज द रीजन जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपने क्लाइंट्स के साथ बात करनी है तो इस हाइप के साथ बात करनी है, जैसे पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है। आप लोगों में से एप्पल को कौन कौन जानता है? एप्पल फोन को तो जानते हैं ना, आईफोन उनकी प्रोडक्ट है। किस किसने 2007 की स्पीच सुनी हुई है जब आईफोन 1 लॉन्च हुआ था? कभी सुने? आप लोग कभी फ्री टाइम में ना वो सेल्स पिच सुनिएगा। आईफोन 1 लॉन्च हुआ था, उस जमाने में उससे बेहतर फोन मौजूद थे, नोकिया बेहतर फोन बना रहा था, सैमसंग बेहतर फोन बना रहा था। उस बंदे ने सेल्स पिच स्टार्ट की है, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या कर दिया उसने। क्या देखें, एक होता है आईपॉड, उससे पहले आईपॉड आते होते थे जिसमें हैंड फ्री लगा के आप गाने सुनते थे, उसको फुल करवा लेते थे, उसमें मेमोरी कार्ड डलता था, उसकी सॉरी अपनी डिस्क भी होती थी, और उस पर गाने फुल लोड करवा लेते थे और लोग उसको हैंड फ्री में यूज करके सुना करते होते थे। तो उसने कहा कि अगर आपको जो है ना फोन भी मिले, साथ आईपॉड भी मिले, ठीक है, साथ जो है ना वो आपको लैपटॉप जैसे फीचर मिले जिसमें आप एक्सेल शीट बना सके, जिसके अंदर ये कर सके वो कर सके, वो सारे फीचर जो बड़े कॉमन से फीचर ना हर एंड्रॉइड फोन में होते थे, लेकिन उसने इतनी बड़ी हाइप क्रिएट की कि पता नहीं क्या बला लॉन्च करने लगा, ठीक है ना। आपकी पॉकेट के अंदर फिट आ जाएगा, आपके हाथ के अंदर फिट आ जाएगा, स्टाइल स्टेटमेंट लगेगा, आप जब पब्लिक में यूज करेंगे यू विल हैव अ फील के यू आर डिफरेंट। ये फील उसने क्रिएट की और आईफोन की यही फील आज तक चल रही है, ठीक है ना। लोग आईफोन इसलिए कभी बाय नहीं करते कि उसके फीचर्स अच्छे हैं। 90% लोग जो आईफोन के यूजर हैं उनको नहीं पता होगा कि आईफोन वो क्यों यूज कर रहे हैं, लेकिन 90% को ये पता है कि ये स्टाइल स्टेटमेंट है। ये जब मैंने हाथ में पकड़ा होगा लोग कहेंगे वाह वाह यार आईफोन पकड़ा हुआ है। 3 लाख रुपए का सैमसंग का फोन ले लें,
तो कोई इतना बॉदर नहीं करता। 2.5 लाख का आईफोन जो है मैं डालने, हर बंदा कहेगा वाह जी वाह अमीर लोग आईफोन ले लिया। और ये पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में फिनोमेना आईफोन का। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइफस्टाइल को टारगेट किया। उन्होंने कहा जी हम आपकी जिंदगी बदल के रख देंगे। फोन सेम है, सैमसंग से लिटरली कम फीचर है, लेकिन एक वो स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया कि यार पता नहीं क्या बला चीज है। तो आप लोगों ने भी इसी टेक्निक के साथ मार्केट में उतरना है। यकीन करें, आप जब क्लाइंट के साथ ये मैंने आप लोगों को कहा ना, मैं बीच बीच में कम्युनिकेशन के टिप्स देता रहूंगा, तो आप इसको कम्युनिकेशन का टिप्स समझें कि जब आपने क्लाइंट से बात करनी है, आपका स्टाइल जो है ना वो ऐसा होना चाहिए जैसे आप पता नहीं क्या चीज बेचने जा रहे हैं। ठीक है, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। ये बात आप ध्यान में बिठा लें। ये जो हम कहते हैं ना क्लाइंट्स नहीं मिलते, आपको 2 क्लाइंट्स का मैसेज आया और दोनों क्लाइंट भाग गए, उसके पीछे रीजन ये है कि आपकी कम्युनिकेशन के अंदर गैप था। नॉट इट। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं फाइबर के ऊपर। ठीक है, फाइबर के ऊपर हम लोगों ने फाइबर फाइबर के ऊपर हम लोगों ने अपनी गिग को करना है रैंक। ठीक है, गौर से समझिए। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्डप्रेस, ये मुझे बता रहा है कि वर्डप्रेस के अगेंस्ट, वर्डप्रेस जो वर्ड है वो कितनी गिग्स के अंदर यूज हुआ है, मतलब कितनी गिग्स ऐसी हैं जो वर्डप्रेस से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। ठीक है, ये वो लिखा हुआ है। कितनी गिग्स है? 1 लाख। कितनी है? 1 लाख गिग्स अवेलेबल है जो वर्डप्रेस से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर कर रही है। लेकिन तो अब आप लोग घबरा जाएंगे कि सर 1 लाख, ओ माय गॉड 1 लाख के अंदर हम कहाँ नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं वर्डप्रेस वेबसाइट कस्टमाइजेशन, ये वैसे ही इंक्रीज हो गया। ओके, लग रहा है हमने ये यूज कैसे कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कर दूं वर्डप्रेस मेंबरशिप वेबसाइट, आप देखिए कितना रह गया, 32,000 पे आ गया। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया, मैंने कीवर्ड चेंज कर दिया ना ऊपर से, मैंने स्टेटमेंट चेंज कर दी यहाँ से। जब मैंने यहाँ से स्टेटमेंट चेंज की, हमारे पास रिजल्ट्स डिफरेंट आना शुरू हो गए, 32,000। अच्छा, अगर मैं इसको कहता हूँ कि वर्डप्रेस एफिलिएट वेबसाइट, क्या रिजल्ट्स मजीद चेंज हो गए? 4900 रह गए। बात समझ आ गई? 4900 रह गए। कैसे? मैं ऊपर से सिर्फ कीवर्ड चेंज करता जा रहा हूँ और नीचे से आपका कंपटीशन रिड्यूस होता चला जा रहा है। समझ आ रही है? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ वर्डप्रेस प्राइसिंग टेबल, सिर्फ 930 रिजल्ट रह गए। बात समझ आ रही है? मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ऊपर से सिर्फ कीवर्ड चेंज कर रहा हूँ और नीचे से हमारा कंपटीशन रिड्यूस होता जा रहा है। दिस इज द पावर ऑफ कीवर्ड। दिस इज द पावर ऑफ कीवर्ड। ठीक है, अब हमने ये चीज गेस करनी है क्योंकि फाइबर हमें नहीं बताता, इस वजह से हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा कि हमारा जो क्लाइंट है वो कौन से कीवर्ड सर्च करके हमारे पास आ रहा है। ठीक है जी, तो मेरी एक बात अपने ज़हन में बिठा लें, जितना यूनिक कीवर्ड आपका होगा और उसके ऊपर कोई क्लाइंट आ रहा होगा, उतनी जल्दी आप लोग रैंक हो जाएंगे। अगर आप भी ज्यादा कंपटीशन के अंदर छलांग लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जो सिंपल गिग्स है, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, अब वर्डप्रेस लैंडिंग पेज या वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन इतनी थकी हुई सर्विस है कि हर बंदा यूज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन मैंने लिखा था, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, ये देखें। ठीक है, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन 1 लाख से भी ऊपर, सॉरी वर्डप्रेस वेबसाइट कस्टमाइजेशन, ठीक है ना, 1,10,000 लोग की सर्विस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये सेम सर्विस क्यों लगानी है? आप कीवर्ड चेंज करें, आप ऐसे कीवर्ड्स यूज करें, ऐसी सर्विस इनिशियली देना शुरू करें जो कम लोग ऑफर कर रहे हैं, ताकि आप जल्दी रैंकिंग में आ जाए। ठीक है जी, अब ये कीवर्ड फाइंड कैसे करते हैं, कीवर्ड की साइकोलॉजी क्या है, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पे जरा आप लोगों ने गौर करना है। सबसे पहले कीवर्ड पर आ जाए, और ये सिर्फ फाइवर पे नहीं है, आपको हर जगह हेल्प देगा। ठीक है, सबसे पहले आए थे कीवर्ड पे। कीवर्ड होता है क्या? कीवर्ड कोई वर्ड्स या सेंटेंस होता है दैट यू सर्च ऑनलाइन। ठीक है ना, कोई ऐसा वर्ड या सेंटेंस जिसको आप ऑनलाइन सर्च करते हैं। एक से दो वर्ड्स के जो कीवर्ड्स होते हैं, 1 to 2 वर्ड्स, 1 से 2 वर्ड्स के जो कीवर्ड्स होते हैं वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कहलाते हैं।
एक बात याद रखिएगा। अच्छा चलो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ। ये मीडियम टेल क्या होता है? मीडियम टेल क्या होता है? 3 to 4, 3 to 4 वर्ड्स, ठीक है। लॉन्ग टेल क्या होता है? 4+ वर्ड्स, ठीक है ना। या 5+ क्या है, इसको 5+ में कर देता हूँ। 5+ वर्ड्स जो है बेसिकली 4 to 5 या 5+ जो है ना, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में आते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होंगे ना, ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे क्लाइंट ज्यादा होंगे, क्लाइंट मैक्सिमम होंगे, मतलब ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे इस पे, बट कंपटीशन जो है ना वो हाई होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इस पे क्या होगा, क्लाइंट भी मीडियम लेवल पे होंगे एंड कंपटीशन जो है वो भी विल बी मीडियम और हाई। ये बात याद रखिएगा। मीडियम टेल पे भी लाजमी नहीं मीडियम हो, उसमें भी समटाइम हाई होता है। लॉन्ग टेल में हमेशा लेस क्लाइंट्स होंगे बट लेसर कंपटीशन हो। क्लाइंट्स तो कम होंगे, कंपटीशन और कम होगा, ठीक है ना। तो हमें ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जो लॉन्ग टेल भी हो और अगर उनको वो शॉर्ट टेल भी हो तो वो यूनिक हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर, यहाँ पे जरा गौर फरमाएं। अगर मैं, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले, मैं यहाँ लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, लुक एट द रिजल्ट्स, 10,000+ गिग्स लगी हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फेसबुक एड्स, 29,000 से ज्यादा गिग्स हैं, 29,000 लोग फेसबुक एड्स की सर्विस दे रहे हैं। अगर मैं कर देता हूँ टिकटॉक एड्स, टिकटॉक एड्स, लेट्स सी, सिर्फ 4,400 लोग सर्विसेज दे रहे हैं। अगर मैं कर देता हूँ स्नैपचैट एड्स, सिर्फ 411 लोग दे रहे हैं सर्विसेज, सिर्फ 411 लोग सर्विसेज दे रहे हैं। वन ऑफ माई केसेस शुड बी हियर। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, फिर अगर मैं गूगल एड्स पे चला जाता हूँ, 17,000। अगर मैं गूगल सर्च एड्स पे चला जाता हूँ, 38,000। अगर मैं गूगल डिस्प्ले एड्स पे चला जाता हूँ, देख रहे हैं चेंज होते जा रहा है, सिनेरियो साथ साथ चेंज होता जा रहा है। इसी तरह से आपने कीवर्ड्स के साथ प्ले अराउंड करना है, आपने कीवर्ड्स के साथ खेलना है। फिर आपने फाइनल डिसाइड करना है कि आप कौन से कीवर्ड्स और कौन सी नीश के अंदर, अपनी नीश के अंदर किन कीवर्ड्स पर काम करेंगे। आप समझ आ रही है? पहले आप लोगों ने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी है, फिर डिसाइड करना है कि आप कौन से कीवर्ड्स के साथ प्ले करेंगे, कौन से कीवर्ड्स को यूज करेंगे। गॉट इट जी। आपने अपने, हमारे कीवर्ड्स नहीं, हमारे की क्या, आपने पहले कीवर्ड रिसर्च करनी है, वो कीवर्ड रिसर्च की बेस पे आपने गिग्स बनानी है। अगर आप डायरेक्टली बनाएंगे ना तो आपको पता ही नहीं होगा कि इसके गिग्स कंपटीशन कितना है। और 99% फ्रीलांसर जो अभी भी फाइवर पे काम कर रहे हैं वो यही गलती करते हैं, जाते हैं फाइवर सीधी तरह गिग बना देते हैं, यूट्यूब से देखा, इधर उधर से देखा, गिग बना दी। अब पता ही नहीं कंपटीशन कितना है, बाद में हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, ना कोई मैसेज आ रहा है, ना कोई क्लाइंट कॉन्टेक्ट कर रहा है, इवन फेक ऑर्डर्स भी करवा लेते हैं, फिर भी क्लाइंट नहीं आ रहा। क्यों? कंपटीशन इतना ज्यादा है। देखे ना, एक मार्केट के अंदर, ठीक है ना, 1,000 सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। आप एक एक चीज जरा गौर करें। मैं अब ये जरा इसके थोड़ी फनी एग्जांपल, फनी तो नहीं, एक डिफरेंट एग्जांपल। लाहौर के अंदर लिबर्टी मार्केट का पता है, कुछ पता होगा आप लोग, जो लाहौर वाले उनको तो पता होगा। वहां पे सबसे ज्यादा सेल किसकी होती है? कपड़ों वालों की तो होती है। वो कपड़े की मार्केट है, मोस्टली लेडीज ब्रांड्स है वहां पे। औरतों के कपड़ों की मार्केट है, औरतों के कपड़ों का कंपटीशन वहां पे हाई है या नहीं है? हाई है ना। एक एक गली के अंदर 15-15, 20-20 दुकानें हैं कपड़े की, ऐसे ही है, कंपटीशन हाई है। लेकिन उसी मार्केट के अंदर जो चना चाट वाला बैठा हुआ है, जो गोलगप्पे वाला बैठा हुआ है, उसके पास कोई कंपटीशन है? नहीं है। एंड मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो चना चाट वाला, वो आइसक्रीम वाला, वो गोलगप्पे वाला ज्यादा पैसे कमा रहा है कुछ क्लोथिंग सेंटर से। क्यों? वो यूनिक जगह पे आके बैठ गया है। ठीक है ना। आप लोगों को बात मजाइया लगेगी लेकिन ये सीरियसली ऐसा है। वो उनसे ज्यादा पैसे कमा रहा है क्योंकि उसने डिफरेंट जगह पे डिफरेंट, वो यूनिकनेस की तरफ चला गया ना। ठीक है, वो फोर्थ स्ट्रीट के अंदर जाके गोलगप्पे लगाता, शायद उतने ना बिकते, लेकिन उसने कपड़ों की मार्केट में गोलगप्पे लगा दिए, बिक रहे हैं। तो क्या है? डिफरेंट यूनिक चीज ऑफर कर रहा है।
वही काम मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना यूनिक सर्विसेज की तरफ जाओगे, जितना कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जाओगे, उतना आसान हो जाएगा आपके लिए क्लाइंट को लेना। गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, आपके आसपास बहुत से फ्रीलांसर अवेलेबल होंगे, पाकिस्तान के अंदर ढेर लगा पड़ा है, इंडिया के अंदर ढेर लगा पड़ा है, लेकिन आप अगर थोड़ी सी यूनिक स्किल सीखते हैं, थोड़ी सी बेहतर स्किल सीखते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स की, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना तो सबको आता होगा, ठीक है ना। आईडीएम की इस वक्त क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं सबको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना आता है, लेकिन अगर मेरे को मेंबरशिप वेबसाइट बनाओ, मेंबरशिप वेबसाइट होती है जिसके अंदर आप लॉगिन का अकाउंट बना सकते हो, कस्टमर आके लॉगिन करेगा, फिर वो कोई वीडियो देख सकता है, फिर कोई वो इस तरह का काम कर सकता है, कोई चीज बाय कर सकता है, ठीक है ना। तो वो कम लोग होंगे जो ये काम कर सकेंगे, ठीक है ना। मैं कहता हूँ वर्डप्रेस के ऊपर सेल्स फनल बनाओ, तो उसे तो और कम लोग हों। एडिंग माय पॉइंट? तो इस वजह से आप लोगों ने यूनिक चीज की तरफ जाना है। अब देयर कुड बी मल्टीपल मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट टू डू द कीवर्ड रिसर्च, लेकिन एक तरीका मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग उसमें काम कर सकते हैं। शीट्स डॉट बोलो, मैं एक तरीका आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, ये आप लोग, ये मैं शीट बना के दे रहा हूँ, ये एक समझ ले सैंपल शीट है, आप लोग इस तरह की सेम शीट भी बना सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने कीवर्ड्स देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड्स का एक कॉलम बना दिया है, एक बना लेना आपने गिग का, यहाँ पे सेलर वॉल्यूम लिख लेना, सेलर वॉल्यूम, और ओके। अच्छा, एक आपने बना लेना है कंपटीशन का, ठीक है ना। ये मैं आपको देसी तरीका, मतलब देसी नहीं, जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि फाइबर आपको उस तरह से खुद से नहीं बताता, आप लोगों को कुछ कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है। ऑर्डर्स पे एक बार आप ये शीट बना लेंगे ना, आपके लिए गिग्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अब हमने करना क्या है, हमने कुछ कीवर्ड सर्च करने हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैं अगर वर्डप्रेस के बारे में बात करता हूँ, तो वर्डप्रेस में यहाँ सर्च करता हूँ, यहाँ पर आ गया 1 लाख। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 लाख, ठीक है ना। अच्छा, सॉरी, तो यहाँ मैंने लिखा वर्डप्रेस, यहाँ पे लिखा मैंने 1 लाख सेलर्स अवेलेबल है, ठीक हो गया। अब आपको दिखने में ये क्या लग रहा है, कंपटीशन हाई लग रहा है, लो लग रहा है? तो इसका मैं एक क्राइटेरिया आपको बताता हूँ। अगर तो 10K से ऊपर है तो मीडियम कंपटीशन आपने सोच ध्यान में रखना है। अगर लेस देन 10,000 है तो फिर लो कंपटीशन है, ठीक है। और अगर अबव 25,000 है, ठीक है ना, तो हाई कंपटीशन आपने कंसीडर कर लेना है, ठीक है ना। ये मैं आपको एक रूल ऑफ थंब बता दिया, गॉट इट? अच्छा, कंपटीशन आपके मुताबिक क्या है इसमें, हाई है, इसको हाई लिख दें, वेरी वेरी हाई लिख दें, जो मर्जी लिख दें, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑर्डर्स इन क्यू आपने कैसे देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि इसके अंदर ऑर्डर्स इन क्यू कैसे हैं। अब वो कैसे करना है, वर्डप्रेस सर्च किया, टॉप कुछ गिग्स आपने ओपन करनी है रैंडमली। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने टॉप रेटेड को फाइबर चॉइस को ओपन नहीं करना, यहाँ पे बेशक जाके आप चूज कर लें, इस सेलर डिटेल में जाए, लेवल 1, लेवल 2, न्यू सेलर, इन लोगों को आप जो चूज कर लें, ठीक है। आपने रैंडमली कुछ गिग्स ओपन कर लेना, ये ओपन कर ली, ये कर ली, ये कर ली, ये कर ली। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि 5 ऑर्डर्स लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। 5 ऑर्डर इस वक्त इसके पास पेंडिंग है। मैं सेकंड गिग पर आता हूँ, इसके पास कोई ऑर्डर इन क्यू नहीं है फिलहाल। अच्छा, जहाँ पे ऑर्डर इन क्यू नहीं ना होना, आपने वहाँ रेटिंग भी देखनी है कि इसको 21 लोगों ने रेट किया होगा। 1 ऑर्डर इन क्यू, ओके। 17 ऑर्डर्स इन क्यू, कोई ऑर्डर इन क्यू नहीं, लेकिन 24 जो है ना लोगों ने रेट किया होगा। 1 ऑर्डर इन क्यू, ठीक है। इसी तरह से आपने रैंडम और कुछ गिग्स को ओपन कर लेना है टू गेट यू मोर क्लैरिटी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 1 ऑर्डर इन क्यू, 7 ऑर्डर्स इन क्यू, 12 ऑर्डर्स इन क्यू, 8 ऑर्डर्स इन क्यू, ठीक है। इससे मुझे क्या पता लगा, ऑर्डर इन क्यू गुड है या बैड है? ऑर्डर्स इन क्यू गुड है या बैड है? गुड है, ठीक है ना।
तो मैंने आप लोगों को पहले रूल ऑफ थंब क्या बताया था कि जहां पे हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड होगा वहां पे कंपटीशन भी हाई होगा और क्लाइंट्स भी ज्यादा होंगे। यहां से पता लग रहा है ना कि देखो, अगर वर्डप्रेस के आगे कंपटीशन हाई है, ठीक है ना, जेनेरिक वर्डप्रेस को सर्च करते हैं हम, कंपटीशन हाई आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो लोगों के पास ऑर्डर इन क्यू है वो भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि क्लाइंट्स ऐसे लोगों के पास आ रहे हैं जो इस कीवर्ड पे रैंक हो रहे हैं। बात समझ आ रही है? अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सेकंड वर्ड ढूंढता हूँ, कोई कोई और यहाँ पे चलते हैं, वर्डप्रेस बग फिक्सिंग। बग फिक्सिंग बोलते हैं जो एरर्स आते हैं। 16,000 सर्चेज आ रही हैं, ठीक है, 16,000 हमने यहाँ पे लिख दिया वर्डप्रेस, ठीक है। इसके पास भी कोई ऑर्डर क्यों नहीं है, इसके पास भी ऑर्डर क्यों नहीं है, हम फिलहाल इन दोनों को बंद कर देते हैं, इससे अगले वाले को देखते हैं। इसके पास वन ऑर्डर इन क्यू है, इसके पास भी वन ऑर्डर इन क्यू है, इसके पास भी वन ऑर्डर इन क्यू है, इसके पास 151 ऑर्डर्स कंप्लीटेड है। इसका मतलब इसने भी कुछ ना कुछ काम किया हुआ है, इसके पास भी क्लाइंट्स आते हैं। अच्छा ये तो पुराना था, ठीक है। सो हमें क्या पता लगा कि जो यहाँ पे ऑर्डर्स इन क्यू है वो एवरेज हम कह सकते हैं, ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है। जो मैंने आपको रूल ऑफ थंब बताया था कि मीडियम टेल कीवर्ड्स पे क्या होगा, मीडियम कंपटीशन होगा, और वो वहां पे एवरेज जो है ना वो ऑर्डर्स होंगे, एवरेज क्लाइंट्स होंगे, यानी कि मीडियम लेवल ऑफ क्लाइंट्स होंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब कोई एक कीवर्ड और ले लेते हैं। यहाँ पे आपको हर कीवर्ड का ना डिफरेंट रिजल्ट भी शो हो सकता है, किसी का कुछ शो हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। हो सकता है जेनेरिक रूल जो मैंने आपको बताया वो अप्लाई ना भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वर्डप्रेस प्राइसिंग टेबल, मैंने सर्च किया, या वर्डप्रेस प्राइसिंग टेबल, या मैं इसको इस तरह कर देता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर रियल एस्टेट। अब मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड में चला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लॉन्ग टेल में जाने के बावजूद 22,000 से ज्यादा रिजल्ट्स है, ठीक है, विच मीन्स के कंपटीशन मीडियम है। लेकिन ऑर्डर वैल्यू देख लेते हैं, रैंडमली मैंने कुछ को ओपन कर लिया, आप लोगों ने भी इसी तरह से रैंडमली को 8-10 डिस्क ओपन करना। 1 ऑर्डर इन क्यू, 4 ऑर्डर्स इन क्यू, 6 ऑर्डर्स इन क्यू, 2 ऑर्डर्स इन क्यू, 2 ऑर्डर्स इन क्यू। तो हमें एक आइडिया मिल गया कि अच्छा, अगर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करते हैं, ये वाला वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर रियल एस्टेट, ठीक है, तो यहाँ पे 22,000 कंपटीशन है, मीडियम है, और ये गुड है, ये एवरेज नहीं है, ये गुड है। क्यों? क्योंकि हर बंदे के पास ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स है, 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, 7 ऑर्डर, ठीक हो गया। सो इस तरह से आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करके एक लिस्ट मेंटेन कर लेनी है, जिससे आपको आइडिया मिले कि आपने किस कैटेगरी की है। क्योंकि आपने 6 गिग्स बनानी है। कितनी गिग्स बनानी है? 6 से 7 गिग्स आपने एज अ न्यू सेलर बनानी है। और 6 से 7 गिग्स अगर आपने बनानी है तो फिर आपके पास कोई डाटा भी तो होना चाहिए कि किस वर्डप्रेस के अंदर कौन सी 6 गिग्स बनाई जाए। वर्डप्रेस के अंदर तो हजारों सर्विसेज है। आप ई कॉमर्स बना सकते हैं, आप ब्लॉग बना सकते हैं, आप वर्डप्रेस के अंदर जो है बग फिक्सिंग की बना सकते हैं, प्राइसिंग टेबल की बना सकते हैं, आप जो है ना वो रीडिजाइन की बना सकते हैं, माइग्रेशन की बना सकते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की बना सकते हैं, ठीक है, वर्डप्रेस जो ईमेल इंटीग्रेशन है उसकी बना सकते हैं, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन की बना सकते हैं, मल्टीपल गिग्स बना सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज, लेकिन उनमें से कौन सी यूनिक है, कौन सी ऐसी है जिनके ऊपर कंपटीशन कम है, उसको उसके लिए आपने कुछ रिसर्च कर रही है। और वो रिसर्च करने का तरीका जो वन ऑफ द बेस्ट, जो मुझे इतने सालों से अच्छा लगता है, वो ये वाला तरीका है। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट यही तरीका है। क्योंकि फाइबर हमें डायरेक्टली स्टैट्स नहीं देता, हमें खुद से डिसाइड करना पड़ता है। जब हमें खुद से डिसाइड करना पड़ता है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे पसंद है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हम कौन से कीवर्ड्स को सिलेक्ट करें। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि विच कीवर्ड्स आई हैव टू सिलेक्ट फॉर माई गिग्स। कौन से कीवर्ड्स है जिनकी बेस पे मैं डिसीजन ले रहा हूँ, कौन से कीवर्ड्स है जिनकी बेस पे मैंने डिसीजन लेना है। वो ये है, लो कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है ना, लेस गिग्स इन द कैटेगरी, या लेस गिग
अगेंस्ट द कीवर्ड सर्च। ठीक है जी, लो कंपटीशन होना चाहिए और ऑर्डर इन क्यू जो है वो शुड बी फ्यू ऑर्डर्स freelancers have against that keyword। उस कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो गिग्स आ रही हैं। अब एक और जो चीज, गिग्स की लिमिट कितनी होती है, गिग्स की मैं बताता हूँ। गिग्स जो है ना, स्टार्टिंग में आपको किसी कैटेगरी में 6 अलाउड होगी, किसी कैटेगरी में 7 अलाउड होंगे, ठीक है ना। लेवल 1 पे जाके 10 गिग्स अलाउ हो जाती हैं, लेवल 2 पे जाके 20 गिग्स बनाना अलाउ हो जाती हैं, ठीक है ना। नॉर्मली फाइवर पे 1 से 2 गिग्स ही चलती हैं एक बंदे की। फाइवर ने इस तरह का एल्गोरिथम रखा हुआ है कि मोस्टली लोगों की मैक्सिमम 2 या 3 गिग्स चलती हैं, ठीक है ना। तो आपने सारी की सारी गिग्स बनानी है, 6 की 6 गिग्स बनानी। अब चलते हैं आगे, हाउ टू फाइंड दीज कीवर्ड्स। सर कीवर्ड्स कहाँ से ढूंढे, ये क्वेश्चन होना चाहिए ना कि सर बाकी बातें तो आपने बड़ी बड़ी कर दी, कीवर्ड्स कहाँ से ढूंढना है। ये जो वर्डप्रेस है ये तो आप सोच के बता रहे हैं, ठीक है। कीवर्ड कहाँ से हम ले, सबसे पहला तरीका है बेस्ड ऑन योर नॉलेज। आपने वो स्किल सीखी, आपने वर्डप्रेस सीखा, आपको पता वर्डप्रेस के अंदर कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं, तो आप उसकी बेस पे जो है वो ढूंढे। फॉर एग्जाम्पल आपने वर्डप्रेस सीखा, उसके अंदर एक एलिमेंटर है, तो वर्डप्रेस एलिमेंटर वेबसाइट, लेट्स सी इसके अगेंस्ट क्या सर्चेज आती हैं। 73,000 लोग इस पे काम कर रहे हैं, टू मच हाई कंपटीशन, ठीक है ना। अच्छा, वर्डप्रेस डीबी पे देख लेते हैं, डीबी पे कितना कंपटीशन है। डीबी पे सिर्फ 11,000 का कंपटीशन है, बात समझ आ रही है। तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द थिंग, ठीक है ना, द मेन थिंग। आप देखिए, आपने अपना नीश यहाँ पे ऐड करनी है, गौर से सुन लें। आपने अपनी नीश यहाँ पे ऐड करनी है, वर्डप्रेस नीश है, इसके आगे ए लगाना है। अब ए से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स आपके सामने आ गए। फाइबर खुद से आपको आइडिया दे रहा है, ये वो सजेशंस है जो क्लाइंट आके यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है ना। तो ये वो सजेशंस है, तो आपको एक आइडिया मिल रहा है इससे, और बड़ा जैसे कहते हैं ना अच्छा आइडिया इससे मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपने ए लिखा, ए से रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए। आपने बी लिखा, अब बी से रिलेटेड आ गए। आपने सी लिखा, अब सी से रिलेटेड आ गए। आपने डी लिखा, अब डी से रिलेटेड आ गए। इस तरह जेड तक आप सर्च करें तो वो सारे के सारे कीवर्ड्स बेसिकली आपके ए टू जी अप्रोच हो जाएगी। तो आपको मल्टीपल कीवर्ड्स के क्या मिल जाएंगे, आइडियाज मिल जाएंगे, है ना इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वर्डप्रेस बी लिखता हूँ, तो वर्डप्रेस बग फिक्सिंग आ गया, मैं इसको सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे फाइबर आपको सजेशन दे रहा है, देख रहे हैं, सजेस्टेड, ठीक है जी, मजा आया। ओके, आगे चलते हैं। ये दूसरा तरीका है, आप लोगों की मर्जी, आपने कौन सा तरीका यूज करना है, बस आपको मैक्सिमम कीवर्ड उसमें समझ आने चाहिए। दूसरा तरीका है यूजिंग टूल्स, यूजिंग टूल, ठीक है ना। इसके अंदर वेब टूल्स भी आते हैं, प्लस एआई टूल्स भी आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे आप गए हैं इस टूल पे, यहाँ पे आपने जाके फाइवर देखना है, ये फाइवर आ गया, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट रहने दें, यहाँ पे अपना सीड कीवर्ड डाल दे वर्डप्रेस और सर्च पे क्लिक कर दें, ठीक है। अच्छा, उसने 163 कीवर्ड आइडियाज आपको दे दिए, ये सारे के सारे वर्डप्रेस के कीवर्ड आइडियाज हैं, क्या देखे, देख रहे हैं, ये सारे के सारे आइडियाज आ गए। ये टूल यूज करके आप निकाल लें, टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है ना, गॉट इट। या आप क्या करें, आप जाएं गूगल जेमिनी पे या चैट जीपीटी पे या कहीं पे चला जाए। गूगल जेमिनी पे हम गए, हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि आई एम क्रिएटिंग gigs on Fiverr related to WordPress. Please suggest some long-tail keywords in that category that will help in a brand games Fiverr. Let's see किस तरह के रहता है। उसने आपको आइडियाज देना शुरू कर दिए, माइग्रेट वर्डप्रेस वेबसाइट, ट्रबल शूट वर्डप्रेस, इंस्टॉल कॉन्फ़िगर वर्डप्रेस, बिल्ड वर्डप्रेस। इसके अलावा आप इसको और कोई कमांड भी दे सकते हैं। इसको सब सिंपल ये कह सकते हैं कि गिव मी कीवर्ड आइडियाज, वो मल्टीपल कीवर्ड आइडियाज दे देगा। चैट जीपीटी से पूछे, ठीक है, आपके फोन के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर फेसबुक लामा का, व्हाट्सएप पे फेसबुक के ऊपर जाके सर्च में ऊपर देखेंगे ना लिखा हुआ है
आस्क एआई लिखा होता है ना, वो एक मेटा एआई का बना हुआ है गोल सा दायरा, वो बेसिकली लामा यूज हो रहा है, उसके पीछे जो एलएलएम मॉडल यूज हो रहा है उसका नाम लामा है, एलएएम है लामा। आप उससे पूछे, वो आपको बड़े बड़े यूनिक आइडियाज दे देगा। तो ये चौथा सजेशन है मेरी तरफ से। ठीक हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ वैसे कीवर्ड डॉट आयो और चैट जीपीटी और जेमिनी और मेटा ए। ठीक हो गया जी। तो ये मल्टीपल तरीके हैं जिनसे आप कीवर्ड्स के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अपनी गिग बनाने से पहले अच्छी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करना जरूरी है, ताकि आपको पता लगे यूनिक सर्विसेज कौन कौन सी हैं। और जब आप यूनिक सर्विसेज डिसाइड कर लेंगे तो ना सिर्फ फाइबर पे बल्कि बाकी प्लेटफॉर्म पे भी आपके लिए। अब बात करते हैं फाइबर लेवल्स पे। फाइबर के जो लेवल्स है ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑटोमेटेड और एक होते हैं हैंड पिक। ऑटोमेटेड का क्या मतलब है? ऑटोमेटेड का मतलब यह है कि आपने प्रोफाइल बनाई, उसके बाद आपने ऑर्डर्स लेते जाना और फाइवर ने आपको ऑटोमेटिकली प्रमोट करते जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ न्यू सेलर्स, आप जब अकाउंट बनाएंगे आप न्यू सेलर होंगे, ठीक है ना। उसके बाद फाइवर आपको प्रमोट करेगा, लेवल 1 सेलर कर देगा। कब करेगा ये हम फाइवर से पूछ लेते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, आपने यहाँ जाके सर्च करना फाइवर लेवल्स। ये आपके पास ये देखें, लेवल 1 लेवल 2 टॉप रेटेड। न्यू सेलर के बारे में फाइवर ने पूरी डिटेल दी हुई है कि आपने मैट्रिक्स ऐसे मुहैया करना है, रैंकिंग कैसे। लेवल 1 पे आने के लिए आपको सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 20 ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं और $200 की अर्निंग करनी है, तो आप लेवल 1 पर आ जाएंगे। उसके अलावा आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपने किसी क्लाइंट के साथ बदतमीजी ना की हो, उस क्लाइंट ने आपको रिपोर्ट ना किया हो, आपके जो ऑर्डर कैंसिलेशन रेशियो है, यानी कि ऑर्डर जो आपकी कैंसिल होते हैं वो कम से कम ऑर्डर्स आपके कैंसिल होने चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारा का सारा कुछ बेसिकली कंसीडर करता है फाइवर, फिर आपको लेवल 1 पर ले जाता है। लेवल 1 पर आने के बाद आपने $2000 तक के ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं, $2000 आपने कमाना है। ठीक है ना। और मेरे ख्याल से 50 ऑर्डर्स की शायद लिमिट है, वो आपने कंप्लीट करनी है। और इसी तरह से आपने एक खास रेटिंग मेंटेन करके रखनी है, 4.9 की रेटिंग मेंटेन करके रखनी है। कम ऑर्डर्स कैंसिल हो, ज्यादा ऑर्डर्स आपके कंप्लीटेड हो, वो सारा कुछ फाइबर कैलकुलेट करता है। वो फॉर्मूला तो उन्होंने दिए हुए हैं फाइबर ने, वो कंप्लीट करने के बाद आपको लेवल 2 पर ले जाता है। इससे बेसिकली आपकी सीनियोरिटी जज होती है। लेवल 1 पे आपकी जो प्राइसिंग है ना, वो आप अपनी लो प्राइस रखते हैं। लेवल न्यू न्यू सेलर पे लेवल 1 पर आके आप अपनी प्राइसिंग को ज्यादा चार्ज करते हैं, चार्ज मोर देन न्यू सेलर। ठीक है ना। लेवल 2 पर आके आप चार्ज हाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फाइबर का हैंड पिक्ड लेवल। इसको मैं हैंड पिक्ड लेवल इस वजह से कह रहा हूँ कि ये वो लेवल है जो ऑटोमेटेड नहीं है। ये फाइबर की टीम बैठ के आपकी प्रोफाइल स्टडी करती है और फिर आपको प्रमोट करती है। इसके अंदर टॉप रेटेड आ जाता है, टॉप रेटेड सेलर्स। ठीक है ना। आप अक्सर देखिएगा टॉप रेटेड, वो फाइवर की टीम इंटरव्यू देखती है उस बंदे को कि ये एलिजिबल है, उसको नोटिफिकेशन भेजती है, नोटिफिकेशन के थ्रू उसको उसकी कॉल स्केड्यूल करती है, उसका प्रॉपर इंटरव्यू लेती है। फाइवर को अगर लगे कि ये बंदा इस काबिल है कि इसको टॉप रेटेड बनाया जाए, तो फिर फाइवर उसको टॉप रेटेड बना देता है। और जो टॉप रेटेड बंदा होता है उसमें क्या होती है, ऑर्डर्स की बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा, और वो प्राइस भी ज्यादा चार्ज करता है। इसी तरह से फाइबर चॉइस ये बैच है बेसिकली, इसको मैं बैच बोलूंगा, सॉरी बैच। ठीक है ना, ये एक बैच है। फाइबर आपके ऊपर एक तमगा लगा देता है कि भाईजान ये लेवल 2 वाला बंदा भी बन जाता है। लेवल 2 वाला बंदे को फाइबर कहता है ये फाइबर चॉइस है, जो फाइबर को पसंद आता है। इसके अंदर जो मोस्टली क्राइटेरिया यूज होता है वो ये होता है कि उन फ्रीलांसर्स को ज्यादा फाइबर प्रमोट करता है इन लेवल्स के ऊपर जिन लोगों के पास उनके क्लाइंट्स बार बार आते हैं। देखिए, अगर आपके पास आपका क्लाइंट बार बार आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं, आप मुनासिब पैसे चार्ज कर रहे हैं, तभी क्लाइंट बार बार आ रहा है आपके पास। तो फाइबर चॉइस का जो बैच है वो इस पर्पज के लिए यूज होता है कि आपका क्लाइंट जो है वो बार बार अगर आ रहा है तो फाइबर आपको फाइबर चॉइस का बैच देता है, ताकि आपके पास मैक्सिमम क्लाइंट्स आना शुरू हो जाए। ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है फाइबर प्रो। ठीक है ना। फाइबर प्रो भी हैंड पिक्ड होते हैं, इनका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू और टेस्ट लेने के बाद इनको फाइबर डिसाइड करता है, और ये सिर्फ 0 पॉइंट समथिंग परसेंट होते हैं। अगर फाइबर के ऊपर वर्डप्रेस की
1 लाख गिग्स है ना, तो उन 1 लाख में से शायद 15 या 20 लोग होंगे जो फाइबर प्रो के लेवल पर होंगे। बिल्कुल 0.00 समथिंग लेवल के लोग होते हैं जिनको फाइबर प्रो के लेवल पे लेके जाता है। और प्रो वाले जो बंदे होते हैं वो नॉर्मली उनको एजेंसीज हायर करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज फाइबर से हायर करती हैं, और वो फिर एक एक लोगों के $1000 भी चार्ज करते हैं। $500, $1000 सिर्फ एक लोगो बनाने के, वेबसाइट बनाने के $3,000, $2,000। क्यों? क्योंकि वो फाइबर के हैंड पे ट्रेंड किस्म के सेलर होते हैं। फाइबर इनको हाई सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फाइबर इन सेलर्स को जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है, इनको बकायदा गाइड करता है कि आपने, इनके सेमिनार भी करवाता है कि आपने क्लाइंट से बात कैसे करनी है, आपने क्लाइंट को एंटरटेन कैसे करना है। अच्छा, कुछ चीज़ें आप लोग अंडरस्टैंड कर लें। आप लोग उनमें से जिन लोगों ने अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं पहले, वो तो ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। जिन्होंने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है वो लोग पहले सुन लें। अकाउंट आप लोग खुद अपने अपने क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे आईपी का मसला आता है। मेरे इस सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं मल्टीपल, तो मैं इस सिस्टम के ऊपर नया अकाउंट क्रिएट नहीं करूंगा। ठीक है क्या? अच्छा, आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करने का मैं तरीका यहाँ पे जो है ना वर्बली बता दूंगा। ठीक है, रिटर्न बता दूंगा लिख के कि भाई इस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है। कोई भी ऑप्शन आपके सामने आ रही है जो आपको समझ नहीं आ रही, आप बस उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाद में हर चीज एडिट हो जाती है। ठीक है, जो चीज नहीं एडिट होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें नहीं एडिट हो सकती। बाकी हर चीज एडिट हो जाएगी, आपने उसकी फिक्र नहीं करनी। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब आप, ठीक है ना? अच्छा, अकाउंट बनाने की कोई वीडियो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, लेकिन फाइबर का इंटरफेस लास्ट कोई 1 महीना पहले फिर भी चेंज हुआ है, तो वो लेटेस्ट इंटरफेस आता रहता है। मैं आपको जो मेजर चीजें वो यहाँ पे गाइड कर दूंगा, आप लोगों ने टेंशन नहीं करनी लेनी। ठीक है ना? अच्छा, अकाउंट क्रिएशन पे पहले आप लोग देख लें यहाँ पे स्क्रीन पे। अकाउंट क्रिएशन में सबसे पहले आप लोगों ने जाना है और जाके अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपके पास वहाँ पे ऑप्शंस आए कि सेलर अकाउंट और बायर अकाउंट, तो आपने सेलर अकाउंट को चूज करना है। फाइबर के ऊपर एक ही अकाउंट सेलिंग और बाइंग के लिए यूज होता है, इस वजह से उसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक हो गया? यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल गए, आपने यहाँ पे जाके ज्वाइन पे क्लिक किया। ज्वाइन पे क्लिक करके आप किसी भी अपने उसके साथ साइन अप कर लें, जीमेल के साथ, अपनी ईमेल के साथ, अपने एप्पल की आईडी के साथ या फेसबुक के साथ। अच्छा, ज्यादा अप्रोप्रिएट पता है क्या, आप अपनी जीमेल को साइन इन करें, गूगल मेल जो होती है जीमेल को साइन इन कर लें, और बाद में सिर्फ इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली सिंक होगा जीमेल का फाइबर के साथ, और आपका फाइबर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो ये है कि जीमेल अकाउंट से आप लोग साइन अप कर लें, और सिंपल। ठीक है ना? और ये आपने करना कैसे, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आपसे फाइबर आपका नेम पूछेगा, योर नेम। दो चीजें पूछेगा, ये याद रखना आप लोगों ने। एक आपका नाम पूछेगा, योर नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है ना? फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह करके पूछेगा। एक बात याद रखनी है, आप लोगों ने 100% करेक्ट नेम एंटर करना है एज पर योर आईडी कार्ड। आपके नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, प्लीज आप लोगों ने वही नाम ऐड करना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है। अपनी तरफ से अपना नाम नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल अगर आपके नाम आईडी कार्ड पर लिखा हुआ ना, फॉर एग्जांपल क्या नाम, किसी का नाम फॉर एग्जांपल उमैर है, तो आपके लिखा हुआ ना उमैर अहमद खान, तो उमैर अहमद खान ही लिखना है आपने। अगर उमैर अहमद लिखा तो उमैर अहमद लिखना है, अपने पल्ले से कास्ट ऐड नहीं कर देनी। जो आपका आईडी कार्ड पे नाम है एग्जैक्ट डिट्टो सेम नाम होना चाहिए। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, ये इस वजह से कह रहा हूँ कि फाइबर किसी ना किसी स्टेज पे आपसे आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन मांगता है। तो जब आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन मांगेगा और आपका आईडी कार्ड पे नेम डिफरेंट लिखा होगा, फाइबर पे नेम डिफरेंट होगा, तो आपके लिए मसला बनेगा, फाइबर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। ठीक हो गया? तो अकाउंट बनाते हुए इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आपका नाम सेम होना चाहिए एज पर योर आईडी कार्ड। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने फाइबर का यूजर नेम पूछेगा एक फाइबर आपसे, यूजर नेम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेम एंड यूजर नेम। यूजर नेम जो है वो यूनिक होता है, नेम यूनिक। ये नेम तो फाइबर पर कई उमैर होंगे, कई अकदस होंगे, ठीक है ना, कई अली होंगे, कई वकास होंगे, ठीक है। लेकिन जो यूजर नेम है ना वो यूनिक होगा। यूजर नेम ऐसा नाम होगा जो फाइबर के ऊपर पहले कभी किसी ने नहीं रखा हुआ। ठीक है, ये यूनिक नेम है, ये आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं। ठीक है ना? जो यूजर नेम है वो आप कोई सा भी रख सकते हैं। वो आप अपना नाम भी रख सकते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ, जो नाम अवेलेबल हो आपका वो आप अपना नाम भी रख सकते हैं, यानी कि योर नेम सिंपल। या आप अपने नाम के साथ स्किल अटैच कर लें। फॉर एग्जाम्पल बकास SEO। ठीक है ना? दिस कुड बी अ गुड यूजर नेम फॉर फाइबर। ठीक है ना? या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आयशा
मीडिया एक्सपर्ट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, कुछ भी, मतलब आपने बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं रखना और बहुत ज्यादा वो छोटा भी नहीं रखना, आपने एक उसको बैलेंस करके लेके चलना है। ठीक है ना। अच्छा, या आप लोग कोई ब्रांड नेम भी रख सकते हैं। आपने सोचा जी मैं फ्यूचर में जाके अपनी एजेंसी का ये नाम रखूंगा, फॉर एग्जांपल वेब सॉफ्ट्स, ठीक है ना, मार्केटर्स प्रो, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ब्रांड नेम करके रख लें। ठीक है ना। तो इस तरह का कोई भी नाम आपका चल सकता है। ठीक है ना। आप सिंपल अपना नाम भी रख सकते हैं, ये टॉप पे जो मैंने बोला था, योर नेम ओनली। ठीक है ना। उसके साथ आपको कोई न्यूमेरिक डिजिट लगाना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल Hasib01। ठीक है। नेम चेंज हो जाता है, यूजर नेम की चेंज नहीं होगा, कैन नॉट बी चेंज, ये याद रखिएगा, कैन नॉट बी चेंज। ये एक बार सेलेक्ट हो गया तो फिर ये नहीं रहेगा। इस वजह से इसको सोच समझ के कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है ना, आप परेशान ही हो जाए कि मेरा पता नहीं क्या नाम है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। देखिए, ये नहीं होगा कि आपको उठा के फाइवर बाहर फेंक देगा, ऐसा कुछ नहीं होने लगा, या आपको रैंकिंग में नहीं लेकर आएगा, इस तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से। नाम अगर अच्छा होगा तो बस वो अट्रैक्टिव लग रहा होता है। ठीक है ना। तो बस, और यार रिमेंबर, उसका याद रह जाता होता है। ठीक है ना। फिर फाइबर आपसे समटाइम वेरिफिकेशन मांगता है, समटाइम वेरिफिकेशन मांगता है। कभी कुछ लोगों को अकाउंट बनाने के फौरन बाद मांग लेता है, कुछ लोगों को पहला ऑर्डर आने के बाद मांगता है, कुछ लोगों को पहले गिग बनाने के बाद मांगता है। तो आपने फिक्र नहीं करनी, फाइवर किसी भी स्टेज पे आपसे वेरिफिकेशन मांग लेगा। और वेरिफिकेशन में नॉर्मली आईडी कार्ड, या आपका पासपोर्ट, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक चीज आपकी इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। इंग्लिश का मतलब है कि आपका नाम कहीं ना कहीं इंग्लिश के अंदर मेंशन हो उस पर। आजकल जितने आईडी कार्ड बन रहे हैं, जिनको आप स्मार्ट आईडी कार्ड भी बोलते हैं, उन सब के ऊपर इंग्लिश में नाम लिखा होता है। तो वो कार्ड प्रॉप चल जाता है, वो सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चलेगा, वो अपवर्क पे चलेगा, वो फाइवर पे चलेगा, वो पेनियर पे भी चलेगा, वो जहां जहां आपको वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी वो चल जाएगा। अगर वो नहीं है तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस तो की एक साइड तो लाजमी इंग्लिश में होती है, वो भी चल जाएगा। अगर वो दोनों नहीं है फिर पासपोर्ट, अगर तीनों नहीं है तो फिर खुदा के लिए नादरा चले जाएं और एक बनवा लें। ठीक हो गया, क्योंकि डिजिटल फील्ड में कहीं ना कहीं आपको वेरिफिकेशन देनी पड़ सकती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी की एज कम हो, ठीक है ना, वकास ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई 18 साल से कम का बंदा है, तो देखें 18 साल से कम वाले के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो खाना शाना खाए और सो जाए। ठीक है। वो जाके वो वो अपने 18 साल के होने का इंतजार करे। और उसके लिए देखें, जो सीरियस एडवाइस है वो ये है कि आप अपने किसी भाई का, आप अपने अब्बू का, आप अपनी मदर का, आप कोई आपका सिबलिंग, कोई बहन भाई ऐसा है जो 18 साल से ऊपर है, या कोई कजन दोस्त जो भी है, आप किसी और के नाम पे अकाउंट बना लें। ठीक है ना। कोई आपको पकड़ने तो आ नहीं रहा कि पीछे कौन बैठा हुआ है, आप उनके नाम पे बना लें, उन्हीं के आईडी कार्ड के नाम पे बनाएं और उन्हीं के आईडी वेरिफिकेशन यूज कर लें। जो आजकल मल्टीपल अकाउंट्स बनते हैं वो भी लोग इस तरह बनाते हैं, एक अपने नाम पे बना लिया, एक दोस्त के नाम पे, एक बेगम के नाम पे, एक मम्मी के नाम पे, एक अब्बू के नाम पे। क्यों? क्योंकि फाइवर आईडी वेरिफिकेशन मांगता है, तो आपको रियल ह्यूमन के नाम पे ही मल्टीपल अकाउंट्स भी बनाने पड़ते हैं। ठीक हो गया जी। तो इस वजह से वो जो आईडी वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको 18 साल से कम वाले ये काम कर सकते हैं। उसकी रीजन क्या है कि 18 साल से कम जो है वो नादरा का, मुझे पता है जनाब, मुझे पता है। अच्छा, कुछ लोग आके मुझे बता रहे हैं सर 18 साल से कम वालों का ना वो बन जाता है एक जो है ना, वो एक कार्ड बन जाता है, वो स्मार्ट कार्ड बन जाता है। भाईजान मुझे पता है, वो तो पैदा होते ही आपका बेफॉर्म बनता है, उसके ऊपर आपका आईडी कार्ड नंबर लिखा आ जाता है। मसला ये है कि यूएस के लॉज के मुताबिक 18 साल से कम लोग प्रॉपर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, या प्रॉपर अपना जो जॉब है या अर्निंग जो है वो उस तरह से नहीं कर सकते। वो उनको चाइल्ड लेबर के अंदर लेकर आते हैं। ठीक है ना। वो चाइल्ड लेबर वाले लॉ आके इंटरसेक्ट करते हैं, इस वजह से वो प्रेफर ये करते हैं कि आप 18 साल से ऊपर हो तो कमाएं। ठीक है ना। हालांकि उधर भी लोग ये उधर कहते हैं 18 साल से अगर कम है तो फिर आप और जॉब कर लें, लेकिन और जॉब में भी वो आपके आवर्स फिक्स करते हैं कि 2 आवर्स या पर डे, 4 आवर पर डे, वीक के सिर्फ आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, वो फिक्स कर देते हैं। तो वो चाइल्ड लेबर से बचने के लिए वहां पे लॉ स्ट्रिक्ट है, इस वजह से 18 साल से कम वाले को एक्सेप्ट ही नहीं करता, ना फाइबर करता है ना अपवर्क करता है। तो ये ही तरीका है जो आपको आगे लेके जाएगा, वो भाईजान मुझे भी पता है। ठीक है ना। कि 18 साल से कम वाला जो है ना, नहीं, ये यूएस के लॉज के मुताबिक चल रहे हैं, ये फाइबर अपवर्क वगैरह जो है ना, ये यहूदी है, साजिश के तौर पे चल रहे हैं। ठीक है। ये उनके लॉज के मुताबिक चल रहे हैं, तो इसमें यूके का या रशिया का या पाकिस्तान का लॉज नहीं काम करता, ये वो यहूदियों का कानूनी काम कर रहा होता है इन पे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं प्रोफाइल के ऊपर।
आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगे आपका सिंपल इन स्टेप्स के साथ अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपसे वो पूछेगा फ्रीलांसर, आप कहेंगे जी फ्रीलांसर। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपकी जो स्किल की कैटेगरी है, स्किल्स कैटेगरी के बारे में पूछेगा। आपने अपनी स्किल की कैटेगरी बता देनी है उसको, ठीक है ना। आपकी जो भी स्किल की कैटेगरी, आप वर्डप्रेस पे काम करना चाह रहे हैं वर्डप्रेस बता दें, आप किसी और पे करना चाह रहे हैं वो बता दें। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जो वर्डप्रेस की कैटेगरी है बेसिकली सीएमएस डेवलपमेंट की कैटेगरी कहलाती है। सीएमएस डेवलपमेंट का मतलब है कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन सीएमएस बेस्ड का जो ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें मेरी आप लोगों को रिकमेंडेशन ये है कि जो वर्डप्रेस है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रश है, तो कोशिश करें आप शॉपिफाई यहाँ पे दें उनको, शॉपिफाई या विक्स, कि मैं इसकी सर्विस देना चाह रहा हूँ। क्योंकि अक्सर वर्डप्रेस का आजकल अकाउंट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको जुगाड़ पहले से बता रहा हूँ कि कोशिश करें शॉपिफाई या विक्स दे दें, क्योंकि वो भी इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट बनती है। ये नहीं कि आपको फिर अपवर्क जो है ना वो डंडा पकड़ के खड़ा हो जाएगा कि नहीं आपको शॉपिफाई पे गिग बना, लाजमी नहीं है। एक गिग शॉपिफाई की बनाए, बाकी सारी वर्डप्रेस की बना दें, नो बडी केयर्स। लेकिन जो शुरू में आपसे वो स्किल कैटेगरी पूछेगा उसके अंदर आपने कोशिश करना है इस तरह से डिफाइन कर दें। इसी तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले हैं, फेसबुक एड्स के ऊपर बड़ा रश है, आप लोग वहाँ पे स्नैपचैट एड्स दे दें, टिकटॉक एड्स दे दें, ठीक है। इसी तरह से जो कंटेंट राइटिंग वाले हैं वो एआई कंटेंट राइटिंग के बारे में, ठीक है, प्रॉम्प्ट राइटिंग के बारे में, एकेडमिक राइटिंग के बारे में, इस तरह की थोड़ी सी यूनिकनेस की तरफ चलते हैं। अगर अगर इन केस आपका स्किल कैटेगरी सेलेक्ट करके प्रोफाइल आपकी ओपन होगी और उसके बाद आपको 1-2 दिन बाद एक ईमेल आती है जिसमें कहा जाता है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड, क्योंकि आपकी कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी बहुत रश था, इस वजह से आपकी एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी। अगर आप लोगों को ये ईमेल आती है तो फिर अगला सिनेरियो ये है कि आप लोगों ने एक नया ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है। अपना पुराना जो फाइवर अभी क्रिएट किया होगा उसको, उसकी कुकीज वगैरह डिलीट कर दे, उसको दोबारा ओपन नहीं करना, एक नया जीमेल अकाउंट ओपन करना है। उस पे एक नए नाम के साथ, एक नए आईडी कार्ड इन्फॉर्मेशन के साथ आपने डाटा ऐड करना है, ठीक है। या आप अपने वाले का भी कर सकते हैं क्योंकि अभी उसकी आईडी कार्ड वेरिफिकेशन नहीं हुई होगी, तो आप अपने वाले की दोबारा इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। जीमेल डिफरेंट होनी चाहिए, कुकीज वगैरह डिलीट कर लेनी है, दोबारा अकाउंट क्रिएट करें, कैटेगरी चेंज कर दें, कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट कर दें। फॉर एग्जाम्पल फाइबर के ऊपर iOS डेवलपमेंट के अंदर कम रश है, iOS डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल कोई यूनिक चीज़ की तरह चला जाए, जैसे iOS डेवलपमेंट है, iOS डेवलपमेंट के अलावा और यूनिक चीज़ ढूंढे फाइबर पे जाके। फॉर एग्जांपल हम फाइबर पे चलते हैं, ये फाइबर ही ओपन है यहाँ पे हमारे पास, एक सेकंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं प्रोग्रामिंग एंड टेक में, जहाँ पे जाके आप कोई ये डेवऑप्स इंजीनियरिंग इसको चूज कर लें, VR हेडसेट डेवलपमेंट इसको चूज करना है, मोबाइल ऐप मेंटेनेंस को चूज करना है, मुश्किल तरीन फील्ड को चूज करना है। डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं अंदर आता हूँ तो यहाँ पे मुश्किल क्या हो सकता है, वेब एनालिटिक्स इसको चूज कर लें, मार्केटिंग एडवाइस को चूज कर लें, CRO को चूज कर लें, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। ये सिर्फ आपने फाइवर को एक्सप्लेन करना है कि मैं ये इसके बेस में काम करना चाह रहा हूँ, नथिंग एल्स। उसके बाद गिग्स आपने अपनी मर्जी की बना लेनी है, बात समझ आई। उसके बाद एक गिग इस कैटेगरी की, एक गिग लाजमी बनानी है, और बाकी की गिग्स आपने अपनी मर्जी की बना लेनी है, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को वो जुगाड़ बता रहा हूँ, वो ट्रिक बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप लोग प्रोफाइल रिजेक्शन से बच सकते हैं। लेकिन पहले कोशिश करनी है आपने, आप अपनी कैटेगरी के अंदर बनाए। 90% लोग अप्रूव हो जाते हैं, 80 to 90%। सिर्फ 10 से 20% जो बेचारे थोड़े से मेरी तरह के होते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है ना। मैं अब वो वर्ड तभी यूज़ करना चाहता, कोई ऑफेंड ही ना हो जाए, तो ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। जब आपने अकाउंट क्रिएट करा तो आपने इन चीज़ों को देख लेना। उसके बाद जो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास इंटरफेस आता है, उसमें आपको वो पूछता है आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन, जिसमें वो बेसिकली पूछ रहा होता है अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ एक्सप्लेन करें। तो आपने अपने बारे में क्या एक्सप्लेन करना है। अबाउट योर सेल्फ में सबसे पहले आप लोगों ने कंपेटिटर एनालिसिस करना है, जाके देखना है कि आपकी तरह की जो बंदे सर्विस दे रहे हैं, वर्डप्रेस के अंदर जो सर्विसेज दे रहे हैं, शॉपिफाई में जो सर्विसेज दे रहे हैं, फेसबुक मार्केटिंग की जो सर्विसेज दे रहे हैं, उन लोगों ने अपने अबाउट एनालिसिस कंपेटिटर अपने अबाउट के बारे में क्या लिखा है, ठीक है ना। तो आपने वहां जाके पहले देखना है कि लोगों ने क्या लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चल के भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, किसी ऐसे के पास ऐसी प्रोफाइल ही ओपन करने इसके रिव्यूज नहीं अच्छे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखता हूँ, तो यहाँ पे ये प्रोफाइल आ रही, मुझे ये भाई अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, और मुझे ये बहन जी अच्छी लग रही, मैं ये इन दोनों को ओपन कर लेता हूँ। इन भाई जी की डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा,
ये यहाँ पर आ गया, ये इनकी अबाउट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये प्रोफाइल है ना इस बंदे की, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। आप कहाँ से हैं वो आपका कंट्री पूछेगा, मेंबर वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा, बाकी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली करेगा, लैंग्वेज वगैरह पूछेगा, ये मैं आपको अगली क्लास में इंशाल्लाह गाइड करूंगा। आपने ये चीज़ जरूर देखनी है। अब उससे क्या लिखा हुआ, आई एम अ मार्केटर एंड सिस्टम एनालिस्ट प्रोफेशनल एंड एन एंटरप्रेन्योर एट हार्ट फॉर द लास्ट 9 years। अच्छा, अब आप लोग ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स लिख सकते हैं आप लोग, आप तो नया स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स लिखेंगे आप लोग? कभी भी नहीं लिखना, ठीक है ना। अल्लाह ताला पे तवक्कल करें, झूठ की तरफ ना जाए। आप लोग सिंपल स्टार्ट यहाँ से करें कि आई एम एन एक्सपीरियंस्ड। जब आपने एक्सपीरियंस लिख दिया वो कवर हो गया। आपने एक वेबसाइट बनाई है, 2 बनाई है, 3 बनाई है, प्रैक्टिस वेबसाइट बनाई है, एक्सपीरियंस तो लिया है ना, तो आप एक्सपीरियंस लिख के आगे से अपनी बात स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। तो इसने भी एक्सप्लेन किया हुआ, आप पहले इसको पढ़ लें। इसी तरह से ये बहन जी हैं, इनको देख लेते हैं, इसने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने बारे में, ठीक है ना। आपने भी अपने बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को देखना है कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उनको देख के फिर आपने अपने बारे में सोचना है। नॉर्मली जो लिखा जाता है वो मैं बता देता हूँ, आप अपनी एजुकेशन के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई अच्छी एजुकेशन है, मतलब अच्छी का मतलब ग्रेजुएशन एटलीस्ट आपने की हुई है, उससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि यार ये बंदा वेल एजुकेटेड है प्लस वेल स्किल्ड है, ठीक है, तो ये इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है, उसके बाद आपने अपनी स्किल्स के बारे में लिखना है, पोर्टफोलियो एज वेल, ठीक है ना। कुछ कभी कभार आपको पोर्टफोलियो को भी अपनी स्किल के अंदर ऐड करके लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरह लिख सकते हैं कि आई हैव experience in Facebook marketing, yeah, I have experience in developing WordPress website and I have developed website for e-commerce industry, I have developed many e-commerce websites, ठीक है ना। यहाँ पे आपने पोर्टफोलियो प्रोवाइड नहीं करना, वो फाइवर रिजेक्ट कर देगा। पोर्टफोलियो इस जगह पे नहीं प्रोवाइड करना, इस जगह पे सिर्फ आपने वर्बली लिखना अपने बारे में, ठीक है ना। फाइवर के ऊपर सीवी ऐड नहीं होती, फाइवर पे आपने सिर्फ अपने बारे में 3 से 4 लाइनों में लिखना है। वो करेक्टर लिमिट आपको दी होगी, वो 120 वर्ड्स होते हैं शायद, इसके आसपास होते हैं, 200 वर्ड्स होंगे, 220 200 करेक्टर्स होंगे, उसके आसपास होंगे, वो आप देख लीजिएगा। आपने सिर्फ उसके अंदर अंदर लिखना है, ठीक है जी। हाँ, अब इसको एआई से कैसे लिखवाना है ताकि आप ज्यादा अच्छे लगें, क्योंकि ऑब्वियसली इंक्लूडिंग मी, हम लोग रिटन इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं लिखता जितनी एआई लिखता है, क्योंकि एआई 200 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर सोच रहा होता है, हमने तो मुश्किल से अपने दिमाग के मुताबिक सोचना है, तो एआई को ब्रेन ट्रेन किया हुआ है, तो एआई ज्यादा बेहतर लिखेगा। इस वजह से आपने एआई से लिखवाना है। एआई से जो लिखवाने का तरीका है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसमें लिखना कैसे है, चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट किस तरह देनी है या गूगल जेमिनी की प्रॉम्प्ट कैसे देनी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सब लोगों को कामयाब करे और बी कंसिस्टेंट, बस एफर्ट करते रहें, ठीक है ना। चलें जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।